तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार अपने चैनल बलजीत परमार फॉर यू लेके आपके सामने हाज़िर हूँ। एक नया किस्सा, नई कहानी मुंबई से जुड़ी हुई, वहाँ के अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई और ख़ास तौर पे शेट्टी समुदाय के साथ जुड़ी हुई लेके आपके सामने फिर हाज़िर हूँ। जैसे कि आपने पिछले 2 दिनों में सुना कि शेट्टी कम्युनिटी के साथ अंडरवर्ल्ड ने क्या क्या किया, जहाँ शेट्टी कम्युनिटी ने अंडरवर्ल्ड के साथ क्या क्या किया, अंडरवर्ल्ड ने उनके साथ क्या किया। ये कुछ अजीब से रिश्ते हैं जो जिनके पीछे बेसिकली क्रिमिनल इंटेंट इतना नहीं होता जितना कि पैसे का लेन देन होता है। क्योंकि शेट्टी लोग ज़्यादा होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में थे, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में थे, केटरिंग फील्ड में थे, तो कहीं ना कहीं से कैश फ्लो इनके पास आता रहता था। कोई डांस बार चलती थी, न पब चलती थी, न शराब की बार चलती थी, बियर बार चलती थी, उडुपी रेस्टोरेंट चलते थे, होटल चलते थे, रेस्टोरेंट चलते थे। तो कैश फ्लो रोज़ का लाखों में तकरीबन हर इनका जो काम का धंधा था, बिजनेस पे हर शख्स के पास लाखों का लेन देन रोज़ होता था। और वो जो कैश का फ्लो था वो कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड को अटकता रहता था, उनकी निगाह में आता था। उसी तरह पुलिस की निगाह में भी आता था। तो होटल वालों से इनकी बड़ी अजीब लाइफ, मैं छोटी सी 2 लाइन में आपको बता दूं कि एक रेस्टोरेंट मुंबई में चलाने के लिए कोई तकरीबन 18 किस्म की परमिशन लेनी पड़ती हैं, जिनमें हेल्थ डिपार्टमेंट का लाइसेंस, जिसमें म्यूनसिपैलिटी का लाइसेंस, जिसमें अगर कलेक्टर की लैंड है तो कलेक्टर का लाइसेंस, म्यूनसिपैलिटी की लैंड है तो कॉरपोरेशन का लाइसेंस। उसके बाद अगर आप वहाँ पे खाना बनाते हो तो एक्सप्लोसिव एक्ट के नीचे आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, क्योंकि आपने वहाँ पे गैस सिलेंडर रखे होते थे जो विस्फोटक मटेरियल है। उसी तरह आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, फायर ब्रिगेड की परमिशन। तो कहने का मतलब 18 किस्म की परमिशन आपको लेनी पड़ती है एक ईटिंग हाउस खोलने के लिए। और जितने ज़्यादा लाइसेंस होते हैं, आपको मालूम है, उतने ज़्यादा करप्शन के रास्ते खुलते हैं। तो इन 18 की 18 एजेंसीज़ को, होटल वालों को, रेस्टोरेंट वालों को हर महीने कुछ ना कुछ देना पड़ता है, ताकि कोई छोटी मोटी कोई गलती भी हो तो उसके लिए ज़्यादा पैसा या बड़ा अमाउंट इन सरकारी एजेंसियों को ना देना पड़े। तो एक तरह से जो सिस्टम है वो हमें करप्शन की तरफ लेके जाता है, जिसको ये लोग अपना फिर पुलिस बीच में आ जाती है, क्योंकि टाइम लिमिट होती है, एक्साइज डिपार्टमेंट आ जाता है। तो इन लोगों से इनका डे टू डे पे वास्ता पड़ता था। तो कहीं ना कहीं ये होटल इंडस्ट्री के लोग वल्नरेबल हो जाते हैं, ये शिकार हो जाते हैं सिस्टम का, और काम करते हैं इसलिए कि और कोई रास्ता नहीं है। उसमें इतने खर्चे करके भी, इतनी रिश्वत देने के बाद भी वो प्रॉफिट कमाएंगे तो लोगों की आंखों में आता है। तो ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में कि आपको अपनी रोटी रोज़ी कमाने के लिए हर कदम के आपको रिश्वत देनी पड़े। और ये तकरीबन हर फील्ड में ऐसे ही होता है, इंडस्ट्रीज़ में भी और लेकिन ये, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसका हर पल हर घड़ी आम लोगों से वास्ता पड़ता है। आम आदमी खाना खाने जाएगा, चाय पीने जाएगा, शराब पीने जाएगा, डांस बार में एंटरटेनमेंट के लिए जाएगा, तो कहीं ना कहीं आम आदमी भी अफेक्टेड होता है। जितने होटल वालों के खर्चे बढ़ेंगे उतना खाने के रेट बढ़ेंगे। जो खाना आपको एक समय पे 50 रुपये में मिलती थी थाली, वो बढ़ के 100 रुपये की हो जाती है, फिर 150 की हो जाती है। तो अल्टीमेटली जो बोझा है ये सब रिश्वत के तंत्र मंत्र का, वो आम आदमी के सर के ऊपर ही पड़ता है। तो ये एक इनकी समस्या आई। तो उसके लिए जब उसके बाद अंडरवर्ल्ड आ जाता है, जो लोकल बदमाश है वो आपसे पैसा मांगते हैं। उनके पैसा मांगने के भी बहुत तरीके हैं। हर जो गैंग के मेंबर गली मोहल्ले में, कूचे में जो हैं, हर गैंग के, वो डी गैंग हो या छोटा राजन गैंग हो या कोई भी और गैंग हो, तो उन लोगों ने अपने एक मित्र मंडल बनाए होते हैं, जिसमें वो नवरात्रि की पूजा,
जहाँ सरस्वती पूजा या अपने जो बड़े त्यौहार दिवाली का त्यौहार मनाना, तो या इसी किस्म का गणपति के टाइम पे डोनेशन मांगनी, बड़े होटल वाले से ज़्यादा डोनेशन, छोटे वाले से कम। तो ये डोनेशन की जो पर्चियाँ काटी जाती हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रैकेट है, स्कैंडल है। तो ये कहीं ना कहीं इनसे इनका वास्ता, कुछ रेस्टोरेंट वाले ऐसे लोगों को चंदा देने से बचने के लिए वो लोकल दादा से दोस्ती रख लेते हैं ताकि बाहर का आदमी तंग नहीं करे, और कुछ लोग जो नहीं देते उनको अंडर बैठा के ज़बरदस्ती करता है, तोड़ फोड़ करेगा या उनको मारेगा, मारने की धमकी देगा। तो ये एक विशेष सर्कल है जिसमें ये हमारी जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो घिरी होती है। और आपको सुन के हैरानी होगी कि इवन 5 स्टार होटल जो हैं, इंटरनेशनल चेन्स हैं, जो होटल इंडस्ट्री में भी 5 स्टार होटल इंडस्ट्री में भी बड़े लेवल पे पैसा लोकल दादा लोगों को जाता है। क्योंकि अगर 50 आदमी आके आपके होटल की लॉबी में घुस गए, तोड़ फोड़ किया, तो आपका लाखों का बिजनेस जो है वो चौपट हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि इस इंडस्ट्री का कहीं ना कहीं जुर्म की दुनिया से चाहते हुए या ना चाहते हुए इनको वास्ता रखना पड़ता है। तो उसके लिए लेट 70s में होटल मालिकों ने मिलके एक संस्था बनाने की शुरुआत की कि हम एक अपने लेवल पे, एक जैसे वर्कर्स की यूनियन होती है, सरकारी मुलाजमों की एसोसिएशन होती है, तो इन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बनाने की कवायद शुरू की। और वो कई साल उस पर बहस करते 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 अंत में 70s के एंड में या 80s के शुरुआत में एक संस्था बनी जिसका नाम था एसोसिएशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स। आहार उसका इनिशियल बनते थे AHAR, और आहार का हिंदी में मतलब होता है खाना। तो वो इनकी बॉडी थी। उसके जो चेयरमैन उस ज़माने में हुआ करते थे 95 में, रमाकांत पांडे, वो उनका बहुत बेरहमी से मर्डर किया गया 1995 में। अब वो मर्डर क्यों हुआ उसकी मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। जैसे आपने पिछली कड़ी में सुना कि 87 में जो जयंत शेट्टी का 88 में जो मर्डर हुआ, भाई कला गैंग के लोग, बाबू रेशम का मर्डर हुआ, उसके पहले श्रीधर शेट्टी का किस्सा आपने सुना। उसके बाद काफ़ी लोग बम्बई छोड़ के चले गए थे, लेकिन जो कुछ लोग रह गए थे उन्होंने अपना बिज़नेस कुछ डर डर के भी चलाया और कुछ ओवर प्रिकॉशंस लेके भी चलाया। तो वो दौर था जब होटल वालों ने बाउंसर्स रखने शुरू कर दिए, सिक्योरिटी के लोग रखने शुरू कर दिए। बहुत से लोगों ने आर्म्स लाइसेंस बनवा लिए, जिसका महाराष्ट्र से नहीं बना वो बेंगलोर से जाके बना लाया, या शरद शेट्टी की तरह नागालैंड से जाके बना लाया। तो इस तरह से हथियारों की एक दौड़ चली, और जब हथियार आते हैं तो फिर क्राइम का दौर भी शुरू होता है। तो अगर कोई क्रिमिनल ने आके कोई चाकू छुरा चलाया तो कोई होटल वाले ने गोली मार दी तो क्राइम हो गया। अगर किसी ने गोली चलाई, उसमें इसको हथियार निकालने का मौका नहीं मिला तो वो मर गया। तो ये दौर था जहाँ काफ़ी सारे होटल ओनर्स का मर्डर हुआ, जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया। और भी बहुत किस्से हैं, आने वाले दिनों में उनका जिक्र भी करेंगे। तो सबसे जो जिसको हम बिना सोचे समझे या समझ नहीं आने वाला जो मर्डर था वो रमाकांत पांडे का था। वो शेट्टी कम्युनिटी का एक जाना पहचाना फिगर था, बड़ी फिगर थी, पैसा भी था, रुतबा भी था, और बजाते खुद एक नेक किस्म का इंसान गिना जाता था। दान पुण्य भी करता था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाता था, स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव थे उनका परिवार। और उनका एक भांजा था उनका, एक डॉक्टर पम्मा शेट्टी, वो जो बॉम्बे क्रिकेट एसोसिएशन थी उसका पहले कैटरिंग का इंचार्ज था, उसके बाद में क्रिकेट एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी बना, बाद में शायद कुछ और भी बड़े ओहदे पे पहुंचा। तो ये इस तरह से उनका खेल से, गेम से, स्पोर्ट्स से काफ़ी लेना देना था। कम्युनिटी लीडर होने की वजह से जब उनको आहार का प्रेसिडेंट बनाया गया तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगा कि चलो एक यंग लीडरशिप, एक ऐसा आदमी हमारा प्रेसिडेंट बना है जो
किसी किस्म के 2 नंबर पे कामों से रिश्ता नहीं रखता, किसी गैंग से नहीं जुड़ा हुआ, तो ऐसा एक साफ़ सुथरी छवि वाला आदमी हमारा लीडर बना है। लेकिन उसके मर्डर ने सबको हिला के रख दिया। उसके पहले भी जब आहार शुरू हुआ था, मुझे याद है, उसके जो पहले प्रेसिडेंट बने थे वो भैया जी कामत, उनका पैम्पोश होटल था बांद्रा में, यहाँ पे नेशनल कॉलेज है, उसके साथ रंग भवन है, एक स्टेडियम है, छोटा सा थिएटर है, वहाँ पे कॉर्नर पे पैम्पोश होटल हुआ करता था, जो उस ज़माने में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के स्ट्रगलर्स का बहुत बड़ा एक अड्डा माना जाता था। जो स्ट्रगल बेचारे फिल्म इंडस्ट्री में कोई एक्टर बनने आया, कोई फाइटर बनने आया, कोई डायरेक्टर, कोई एडिटर, कोई कुछ, तो उनको जब काम नहीं मिलता था तो उनकी जेब में पैसे नहीं होते थे, तो भैया जी कदम के पैम्पोश होटल में वो लोग महीनों दर महीने वो मतलब खाना खाते थे और खाता चलता रहता था। जब उनकी बेचारों की शूट निकलती थी तो एक ही बार पैसे आके दे देते थे। तो भैया जी कदम का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है उस समय पे गरीब मजबूर फिल्म इंडस्ट्री के स्ट्रगलर्स की मदद करने के लिए। सब उनको फादर फिगर समझते थे। तो भैया जी बहुत पढ़े लिखे आदमी भी थे, और वो जो पहले प्रेसिडेंट बने थे उन्होंने क्योंकि महाराष्ट्रियन थे तो लोकल गैंग उनसे पंगा नहीं लेते थे, सबको जानते थे और डरते नहीं थे किसी से। तो उनकी वजह से उनके होटल के बाहर 25-50 तो फाइटर खड़े रहते थे फिल्म इंडस्ट्री के, तो कौन पंगा लेगा आके उनसे। तो उन्होंने एक अच्छा असर सूख बना के रखा हुआ था, जिसको रमाकांत पायदे ने आगे बढ़ाया। रमाकांत पायदे का जो रेस्टोरेंट था बहुत बड़ा, वो कांदीवली रेलवे स्टेशन से जब वेस्ट की तरफ बाहर निकलते हैं तो सरोवर नाम का एक रेस्टोरेंट था ग्राउंड फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे उनकी बार थी। तो हुआ कुछ ऐसे कि 93 तक, बॉम्ब ब्लास्ट तक, जो छोटा राजन और दाऊद का गैंग था वो एक ही था। तो कई भी कुछ किसी फंक्शन के लिए उनको कुछ पैसे चाहिए होते थे छोटा राजन के लोगों को, तो वो पायदे अपना होटल भी चलता था, पैसा भी था, उनको दे दिया करते थे। कुछ उसके फंक्शन के लिए डोनेशन दे देनी, अपने 4 बैनर लगवा लेने, उसका पैसा दे देना एडवर्टाइजमेंट का। तो इस तरीके से वो करते रहते थे, लेकिन कभी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनका किसी गैंग के साथ नहीं रहा। तो वेल रिस्पेक्टेड फिगर, और सरकार दरबार में भी उनकी चलती थी क्योंकि एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। खैर हुआ ऐसे कि 93 के बाद जब छोटा राजन और दाऊद में फ़र्क आने शुरू हुए, और फाइनली 94 में छोटा राजन अपना गैंग लेके अलग हो गया, और बहुत सारे जो शेट्टी वर्कर थे डी कंपनी में, शरद शेट्टी को छोड़ के, उनमें से ज़्यादातर लोग जो थे वो छोटा राजन के साथ चले गए। कोई दुबई छोड़ के हांगकांग में लोकेट हो गया, कोई सिंगापुर में हो गया, कोई वापस इंडिया आ गया तो मैंगलोर में सेटल हो गया, या मुंबई में रह गया, कुछ पकड़े गए, बाद में जेल में गए, अंदर से काम करते रहे। तो ये एक जो डी गैंग के टूटने के बाद एक असमंजस की हालत में थी इंडस्ट्री पूरी। अब उनको लगता था कि हम हफ्ता देना है जो महीने का देते हैं। पहले तो एक ही गैंग था और वो छोटा राजन के लोग ही कलेक्ट करते थे, वो आगे डी गैंग को देते थे नहीं देते थे किसी को पता नहीं। लेकिन शरद शेट्टी ने डायरेक्ट कभी किसी से पैसा मांगा नहीं था किसी होटल वाले से। वो बड़े फंक्शन की होती तो मिल के कर लेते थे। तो वो उन दिनों में 94 के एंड में हमारे एक नवरात्रि का एक फेस्टिवल बहुत बड़ा मनाया जाता है मुंबई में। पहले सिर्फ गुजराती लोग मनाते थे, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्रियन, पंजाबी, दूसरे सब लोग भी मनाने लग गए। तो जोगेश्वरी में जो शरद शेट्टी का जो अड्डा था, पुराना ऑफिस, शरद शेट्टी तो दुबई में सेटल था, और ये गैंग टूटने के बाद वो दाऊद के साथ ही रहा। वो मेरे हिसाब से अकेला शेट्टी था, जहाँ एक आध और होगा जो दाऊद के साथ रहे, बाकी सब छोड़ के चले गए। तो शरद शेट्टी के जो लोग थे, शरद शेट्टी 87 के बाद मुंबई में आया नहीं वापस। तो उसके जो लड़के छोकरे लोग जिनको कहते हैं अंडरवर्ल्ड की भाषा में, उसके जो छोकरे थे वो तभी तक जोगेश्वरी में उसी जगह पे ऑपरेट करते थे, हंजर सिनेमा के इधर आजू बाजू में। तो उन लोगों ने नवरात्रि का त्यौहार मनाने का फैसला किया बड़े लेवल पे। उनको पैसा चाहिए था, तो लोगों से डोनेशन मांगते मांगते उन्होंने सोचा कि शरद अन्ना वो भी शेट्टी है, और जो रमाकांत पायदे हैं वो भी शेट्टी कम्युनिटी से हैं,
तो वो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, पैसे वाले आदमी हैं, चलो उनसे जाके चंदा मांगते हैं अपने फंक्शन के लिए। तो वो पैसा मांगने गए, कोई 50 से 52 हज़ार रुपये मांग लिया। रमाकांत ने उनको थोड़ा चिढ़ा दिया कि देखिए ये आप इतने बड़े आदमी के गैंग से ताल्लुक़ रखते हो, शरदन्ना आपका उस्ताद है, आपका गुरु है, उसके पास तो करोड़ों रुपए हैं, तो आप ये चंदा क्यों मांगते हो? उसको क्यों नहीं बोलते कि पैसा दे और फंक्शन कर लो? ये बहुत गलत बात है, आपको ऐसे नहीं मांगना चाहिए पैसा। तो मैं अपनी खुशी से जो आपको 5-10 हज़ार रुपया चाहिए तो मैं दे देता हूँ, लेकिन 50 हज़ार रुपया मैं नहीं दूँगा। तो उन्होंने ये बात जो कही कि आपका बॉस इतना बड़ा आदमी है शरद शेट्टी, तो आप उससे पैसा क्यों नहीं लेते, मेरे से मांगने क्यों आए हो जी, अच्छी बात नहीं है। तो वो लड़कों ने वापस आके शरद शेट्टी को फ़ोन पे ये सारी बात बताई, और जैसे अक्सर होता है कि जब बात रिपीट होती है तो उसके साथ मिर्च मसाला भी लग जाता है। किसी ने ये भी बोल दिया कि रमाकांत पायदे ने अन्ना को बोला कि आपको गाली वाली दिया, आपको बुरा भला कहा, आपको छोटा आदमी कहा, ये वो सब, आपको भिखारी कहा। तो और कुछ ऐसी बातें भी साथ में लगा के तो अन्ना को भड़का दिया कि देखो आपका इतना नाम है, आप इतने बड़े गैंग के साथ जुड़े हुए हो, और आपके ये एक आदमी ने हमें पैसा देने से इनकार कर दिया, हमारी भी बेइज्जती की, आपकी भी बेइज्जती की। तो शरदन्ना को गुस्सा तो बहुत हुआ, लेकिन वो इमीडिएटली अपनी किसी कम्युनिटी के आदमी पे अटैक करना नहीं चाहता था उस टाइम पे। तो उसको कोई बहाने की तलाश में वो जुट गया, कोई ऐसा मौका मिले जब मैं रमाकांत पायदे को एक तरीके का सबक सिखा सकूं। वो मौका 94 के एंड में, उसके बाद जनवरी में उसको मिला, जब रमाकांत पायदे ने मैंगलोर में एक बहुत बड़े प्लॉट की डील चल रही थी, जिसमें उन्होंने कुछ अपना उस प्रॉपर्टी को डेवलप करना था। उस बात की खबर शरद अन्ना को लग गई। उसने रमाकांत को बोला कि वो ज़मीन तो हम लेना चाहते हैं, आप उसके बीच में मत पड़ो। तो पायदे ने बोल दिया कि आप लेना चाहते हो आप ले लो। तो उसमें 2-3 महीने निकल गए इसी बात में। लेकिन जिसकी ज़मीन थी, जो मालिक था, उसको शेट्टी के लोग कम पैसा दे रहे थे, जो दादागिरी कर रहे थे, उसको डरा के ज़मीन खरीदनी चाहते थे। और जो रमाकांत पायदे ने जो कीमत ऑफ़र की थी वो मार्केट प्राइस से कुछ ज़्यादा थी। तो फिर शरद शेट्टी ने फ़ोन किया, फिर पायदे को कहा कि आप वो ज़मीन छोड़ दीजिए, वो आदमी हमें देने को तैयार नहीं है, आप बीच में नहीं पड़ो तो हम अपने आप उसको पटा लेंगे। तो रमाकांत ने फिर बोला कि देखिए भाई साहब, ये कोई बिज़नेस का तरीका नहीं है, काम का तरीका नहीं है, आप भी शेट्टी हो, मैं भी शेट्टी हूँ, वहाँ पे कुछ एक अच्छी इंस्टीट्यूशन बनाने जा रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल था, जब स्कूल कॉलेज था, इस किस्म की कोई इंस्टीट्यूशन बननी थी। तो उनमें काफ़ी बहस हुई। अल्टीमेटली पायदे ने वो प्लॉट खरीद लिया, और उस आदमी ने शरद शेट्टी को प्लॉट नहीं बेचा। तो इनकी दुश्मनी वहाँ से एकदम फ्लेयर आउट हुई, और उस गुस्से में कहते हैं कि शरद अन्ना ने अपने शूटर्स को हुक्म किया कि इसको उड़ा डालो। तो उड़ा डालो का मतलब होता है इसको ख़त्म कर दो। और उसके बाद 2 लड़के शार्प शूटर अन्ना गैंग के, वो पायदे के होटल में जाते हैं, सरोवर में। वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे जा रहा था, तो ही वॉज टेकन अबैक, उसको पता नहीं था अचानक क्या हो गया, और इन 2 लोगों ने उसको गोलियां मार के उसके होटल के अंदर ही मार दिया। अब वो आहार इतनी बड़ी एसोसिएशन जिसके हज़ारों मेंबर थे, और उसकी छवि थी, उसका जो इमेज था समाज में, वो बहुत साफ़ सुथरा गिना जाता था। ऐसे आदमी को आप दिन दिहाड़े जाके बेरहमी से उसके रेस्टोरेंट में जाके कत्ल करके आते हो, तो उसका असर तो होना ही था। पूरी मुंबई के होटल बंद रहे उस दिन। उसके बाद एक बहुत बड़ा डेलीगेशन था, वो उस समय के चीफ मिनिस्टर मनोहर जोशी थे शिवसेना के, उनको डेलीगेशन मिलने गया, जिसमें मुझे याद है काफ़ी पंजाबी रेस्टोरेंट ओनर सरदार जी भी, कुलवंत सिंह कोहली और दूसरे, और शेट्टी कम्युनिटी के भैया जी कदम भी उसमें गए। तो ये 30-35 लोगों का एक डेलीगेशन सीएम को मिला, उसके बाद पुलिस कमिश्नर को मिला, और इनके साथ गुरुदास कामत जो उस समय कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, वो भी साथ में गए। कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स भी गए। कि वो पहली बार ऐसा हुआ कि गैंग वार की वजह से या अंडरवर्ल्ड की वजह से जो एक आदमी का मर्डर हुआ, उसके ख़िलाफ़ इतनी बड़ी रंजिश, गुस्सा लोगों में देखने को मिला। तो उसके बाद वो जो पुलिस कमिश्नर को हुक्म हुए,
उसने स्पेशल टीम बनाई, वो दोनों लोगों को पकड़ा गया। और भी 3-4 लोग पकड़े जो कंस्पिरेसी में शामिल थे। वो हाई कोर्ट तक उनका केस चला और बाद में मैं ढूंढ रहा था 3-4 दिन से, मुझे वो हाई कोर्ट की जजमेंट नहीं मिली कहीं से, ना तो उन लोगों के नाम ही मिल पाए। आने वाले किसी इशू में वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो वो 2 लोग असल में कौन, उनमें से एक मुझे इतना याद है अभी तक, एक का नाम मुस्लिम नाम था, एक हिंदू नाम था, ये मुझे आज तक याद है। तो वो मैं कहीं से ढूंढ के उसकी पूरी डिटेल फिर कभी मौका मिलेगा। उसके बाद छूटने के बाद वो लोग एक और केस में भी इन्वॉल्व हुए थे, वो भी आपको बताऊंगा। और आज के दिन ये किस्सा यहीं ख़त्म करते हैं। शेट्टी कम्युनिटी का जो सबसे बड़ा लीडर था, इनके जितने मुंबई के रेस्टोरेंट ओनर हैं, उनका जो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, जो आदमी फिलैंथ्रोपिस्ट था, दान पुण्य करता था, वो आदमी अपनी ईमानदारी से मारा गया। और ये मुंबई के होटल वालों के लिए बहुत बड़ा झटका था। आज का किस्सा यहीं ख़त्म करते हैं। आने वाले दिनों में शेट्टी कम्युनिटी से जुड़े और किस्से कहानियाँ लेके आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।